नमस्कार। आपका अखबार के संक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। राजनीति की शुरुआत तमाशे से हुई और आज खुद तमाशा बन गई। जी हां, आप ठीक समझे, मैं ममता बनर्जी के बारे में बात कह रहा हूं। उनकी राजनीति की शुरुआत की एक घटना जो मुझे लगता है जिन लोगों ने भी फॉलो किया है उनको याद होगी। 1974-75 की घटना है। जेपी लोकनायक जयप्रकाश नारायण, उनका आंदोलन चल रहा था और कलकत्ता गए थे। उस समय कोलकाता नहीं हुआ था, नाम कलकत्ता ही था। और ममता बनर्जी यूथ कांग्रेस की लीडर थी। उनकी गाड़ी की एम्बेसडर कार की बोनट पर चढ़ गई और उस पर कूदने लगी। वो तस्वीर उनकी देश भर में छपी और देश से बाहर भी छपी। वो दिन और आज का दिन आप जरा तुलना कीजिए। ममता बनर्जी कहाँ से चली थी, कहाँ पहुँची। वो गाना है ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना। वो हालत हो गई है ममता बनर्जी की कि जो तमाशे को अपना राजनीतिक हथियार बना लेती थी, आज वही ममता बनर्जी खुद तमाशा बन गई हैं और उनके विरोधियों के लिए वो हथियार बन गई है। 30 मई की घटना आप अभी तो भूले नहीं होंगे, भूलेंगे भी नहीं, जब अभिषेक बनर्जी जो उनके भतीजे हैं वो अपने एक कार्यकर्ता की मौत पर दुख जताने के लिए उसके घर जा रहे थे। वहाँ पर स्थानीय महिलाओं ने जिस तरह से उन पर अंडों से हमला किया, पहले से तैयार थे। ऐसा नहीं कोई छुपा हुआ और अचानक हमला हुआ हो। पहले से वो अंडे लेकर तैयार थी कि अभिषेक बनर्जी आएगा तो उस पर हम अंडे फेंकेंगे। उनकी नाराज़गी महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे थे ममता बनर्जी की सरकार में, उस पर बुआ भतीजे की चुप्पी थी कि उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। उनको बीजेपी और टीएमसी, कांग्रेस और सीपीएम इस सब से कोई मतलब नहीं था। उनको मतलब था कि महिलाओं के साथ ये जो दुराचार हो रहा था, अत्याचार हो रहा था, व्यभिचार हो रहा था, उस पर सरकार खामोश क्यों रही। खामोश ही नहीं रही, जो आरोपी थे उनको बचाने की कोशिश होती रही। अब तो टीएमसी के नेता खुलकर बोल रहे हैं कि आरजी कार की घटना के समय हम उस पूरी घटना को दबाने की कोशिश करते रहे, जो आरोपी थे उनको बचाने की कोशिश करते रहे। तो अभिषेक बनर्जी पर कुछ अंडे क्या गिरे। ममता बनर्जी भूल गई कि 2021 के चुनाव के बाद जो हिंसा हुई थी, उन्होंने हिंसा का जो तांडव करवाया था, जिसमें हजारों लोग भागकर असम में शरण लेने चले गए पश्चिम बंगाल के। ये किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के लिए शर्म की बात होनी चाहिए थी, लेकिन ममता बनर्जी के लिए गर्व की बात थी। बहुत से लोगों की हत्या हुई, घर जलाए गए, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। और ममता बनर्जी से जब इस पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि छोटो मोटो घटना है। उनके लिए ये बहुत सामान्य घटना थी। लेकिन अभिषेक बनर्जी पर अंडा पड़ गया, ये उनके लिए बहुत बड़ी घटना हो गई। उसके आधार पर उन्होंने घोषणा कर दी कि सरकार ही हत्यारी बन गई है। अब उनको इसका तमाशा बनाना था। उनको आदत है हर चीज़ को तमाशे में तब्दील करने का, बदलने का। तो तमाशा बनाएं तो उनकी राजनीति आगे बढ़े। इस चुनाव, खासतौर से अभी जो 2026 में चुनाव हुआ है, उसमें वो कोई तमाशा बना नहीं पाई जैसा 2021 में खेला हो बे, टांग टूट गई, हाथ टूट गया, वो सब खेल किया उन्होंने। बाहरी आ गए हैं, ये सारा खेल उन्होंने 2021 के चुनाव में कर लिया था। 2026 में वो कोई तमाशा ऐसा खड़ा नहीं कर पाई। तो अब अपने पॉलिटिकल रिवाइवल के लिए वो फिर से तमाशे के रास्ते पर लौटना चाहती हैं। तो भतीजे पर अंडा पड़ा तो बुआ को दर्द होना स्वाभाविक था। बुआ पहुंची, उनको ले जाया गया पहले अपोलो हॉस्पिटल कोलकाता में। अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने कहा कि भाई कोई ऐसी चोट नहीं है, ये घर चले जाएं, घर ले जाइए इनको, वहाँ ठीक हो जाएंगे। अब ममता बनर्जी को लगा कि अगर घर चले जाएंगे, ले जाएंगे, तो फिर तमाशा क्या बनेगा, कैसे खबर बनेगी, विक्टिम कार्ड कैसे खेलेंगे। तो बेलव्यू हॉस्पिटल है वहाँ कोलकाता में, वहाँ ले गई। उस हॉस्पिटल को शायद उन्होंने कुछ मदद की होगी। उनका एक ऑडियो टेप जो है वो वायरल हो रहा है, जिसमें वो बेलव्यू हॉस्पिटल के सीईओ को धमका रही हैं कि तुम्हारी मदद की थी हमने, याद रखो जब केंद्र में भाजपा की सरकार नहीं होगी तब हम तुमको देख लेंगे। अब सपना देखिए कि उनको लग रहा है कि केंद्र में भाजपा की सरकार नहीं रहेगी। वैसे तो ये सपना राहुल गांधी को भी आ रहा है और उसके साथ साथ ममता बनर्जी को भी आ रहा है। ममता बनर्जी को लग रहा, अब
पश्चिम बंगाल में तो सरकार 5 साल रहने वाली है, उसके कहीं गिरने या हटने की कोई संभावना ही नहीं है। 208 सीटें हैं 294 में से बीजेपी के पास, तो इसलिए जो है कोई समस्या सरकार के लिए नहीं है। और आज तो मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, पहले 5 मंत्री बने थे, 35 और बन गए, 40 सदस्यों का मंत्रिमंडल बन गया शुभेंदु अधिकारी का। अब वो पूरी तरह से काम करेगा, जैसे इंजन जो है वो पूरी अपनी ताकत से काम करता है, उस तरह से ये डबल इंजन काम करेगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार का मिलकर, ये ममता बनर्जी के लिए बुरी खबर है। तो उस बुरी खबर से निपटने का उनके पास राजनीतिक उपाय जो है वो है तमाशा। तो बेलव्यू हॉस्पिटल में गई तो वहाँ सीईओ को धमकाया, वहाँ डॉक्टरों ने जांच वाँच की, तमाम तरह के टेस्ट किए, उसके बाद उन्होंने कहा कि कोई गंभीर चोट नहीं है, इनको ले जाइए। जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा गया उसमें शायद दर्द की एक दवा लिखी हुई थी, उसके अलावा और कुछ नहीं। जांच में कोई गंभीर चोट नहीं निकली, कोई अंदरूनी चोट नहीं निकली। ममता बनर्जी ये स्वीकार करने को तैयार नहीं थी, क्योंकि भाई अगर चोट नहीं लगी है भतीजे को तो फिर तमाशा कैसे बनेगा। उन्होंने शुरू किया इंडी गठबंधन के नेताओं को फ़ोन करना, किसी ने फ़ोन ही नहीं उठाया, बड़ी मुश्किल हो गई। तो अब उनके पास दूसरा रास्ता था कि अपने लोगों को उकसाएं, तो उन्होंने विधायक दल की बैठक बुला ली। 80 विधायक हैं तृणमूल कांग्रेस के, आए कितने? सिर्फ 20। अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ, उसके बाद विधायक दल की बैठक बुलाई गई है और उसमें सिर्फ 20 विधायक आए। ये है ममता बनर्जी की आज हालत। अब ममता बनर्जी को पहले तो हर समय हर बात में अल्लाह याद आते थे, धमकी देती थी, लेकिन बेलव्यू हॉस्पिटल के सीईओ को धमकाते हुए उन्होंने कहा कि तुमको भगवान माफ़ नहीं करेगा, तुम बहुत गलत कर रहे हो। यानी वो चाहती थी कि अभिषेक बनर्जी को पहले अपोलो हॉस्पिटल में, फिर बेलव्यू हॉस्पिटल में, वो चाहती थी कि अभिषेक बनर्जी को भर्ती कर लिया जाए, एडमिट कर लिया जाए। तो एडमिट कर लिया जाए तो फिर उनको कई दिन तक ये विक्टिम कार्ड खेलने का मौका मिलता कि मेरे भतीजे पर हमला हुआ। लेकिन अब भी वो कह रही कि वो अगर हेलमेट ना पहने होते तो अंडे से उनकी मौत हो सकती थी। अब इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है कि अंडा लगने से किसी की मौत हो सकती है, बम दागने से मौत नहीं हो सकती। ये बात कभी ममता बनर्जी के ध्यान में नहीं आई कि जो उनके कार्यकर्ता बम फोड़ते थे, गोली चलाते थे, चाकूबाजी करते थे, उससे तो मौत होती नहीं थी किसी की, उससे मौत का खतरा भी नहीं था। लेकिन अंडा चला तो मौत का खतरा आ गया। तो अपने पर पड़ती है तब समझ में आता है। आज ममता बनर्जी को वही दवा मिल रही है जो दवा वो 15 साल से पश्चिम बंगाल के लोगों को बांट रही थी, और अभी तो उसकी शुरुआती डोज है, अभी शुरू हुआ है। जिस तरह की नाराज़गी है लोगों में, जिस तरह का गुस्सा है, जिस तरह का क्षोभ है, जिस तरह की एक तरह से मैं कहूँगा कि घृणा है तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के प्रति, वो इतनी आसानी से नहीं जाने वाली है। कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए और सरकार को कोशिश भी करनी चाहिए कि हिंसा ना हो, लेकिन इसके बावजूद लोगों की नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी। लोग केवल ममता बनर्जी को सत्ता से हटाकर संतुष्ट नहीं हुए हैं, वो चाहते हैं कि वो भुगते जो उन्होंने पूरे प्रदेश को भुगतने पर मजबूर किया 15 साल तक। उनके मन में एक प्रतिशोध की भावना है। और धुरंधर का वो डायलॉग आपको याद होगा, प्रतिशोध का सबसे बड़ा ईंधन होता है धैर्य, और वो धैर्य दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी। वो बहुत जल्दी में नहीं है, वो जो है सामान्य गति से काम कर रहे हैं कि जिसने गलत किया है उसकी जांच होगी, उसको सज़ा मिलेगी, सब कुछ कानून के मुताबिक होगा। कानून अपने हाथ में लेकर कुछ नहीं किया जाएगा। ये कहने का मौका किसी को नहीं मिलेगा कि कानून तोड़कर अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी या अपने राजनीतिक विरोधी के खिलाफ कुछ किया जा रहा है। तो ममता बनर्जी को ये भी नहीं मिलने वाला विक्टिम कार्ड कि उनके खिलाफ पॉलिटिकल वेंडेटा चल रहा है। शुभेंदु अधिकारी जिस तरह से बोल रहे हैं, जिस तरह से काम कर रहे हैं, उन्होंने विक्टिम कार्ड का ये बहुत बड़ा हथियार ममता बनर्जी के हाथ से छीन लिया है। बल्कि उनके लोगों को आम जनता एक्सपोज कर रही है
कैसे कैसे लोगों के घरों पर कब्जा कर लिया था, कहीं पार्टी दफ्तर बना लिया, कहीं कब्जा करके उसको हथिया कर अपना घर बना लिया। एक पैरेलल आतंक का तंत्र पूरे पश्चिम बंगाल में टीएमसी के कार्यकर्ताओं का बना हुआ था। वो तंत्र 4 मई को नतीजा आते ही टूट गया। शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उससे पहले टूट गया। जनता अत्याचार के समय जितनी सड़क पर आई थी उससे कई गुना ज्यादा आज सड़क पर है। और मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि पश्चिम बंगाल का ये चुनाव का नतीजा जो है ये पूरे देश की राजनीति को मूल रूप से बदलेगा, मौलिक रूप से बदलेगा, आमूल परिवर्तन करेगा। ये कोई सामान्य चुनाव नतीजा नहीं है, ये भारतीय संस्कृति के पुनर्जागरण का नतीजा है। उसका दृश्य आपको दिखाई दे रहा है पूरे पश्चिम बंगाल में और पश्चिम बंगाल के बाहर। अब आप सोचिए, पश्चिम बंगाल की जीत इतनी बड़ी है कि बाकी सब नतीजे पृष्ठभूमि में चले गए। असम में बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनी और 126 में से 102 सीटें एनडीए जीत गया। केरलम में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई। तमिलनाडु में पहली बार चुनाव लड़ने वाले विजय की पार्टी टीवी के सत्ता में आ गई। लेकिन ये सारी खबरें बैकग्राउंड में चली गई। चर्चा कहीं है तो वो है पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजे की। और पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजे ने एक और बहुत बड़ा काम किया है। ये जो बोलने वाले थे ना, सरकार तुम्हारी सिस्टम हमारा, वो सिस्टम हमारा बोलने वालों की जबान पर लकवा मार गया है। बोल नहीं पा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इसका विरोध कैसे करें, इस जनादेश को गलत कैसे साबित करें, क्योंकि चुनाव से पहले ही कोशिश कर रहे थे। तो अब हमला जो है सुप्रीम कोर्ट पर है कि एकमात्र उम्मीद जिस संस्थान से थी, जिस संस्था से थी, संवैधानिक संस्था से, वो भी खत्म हो गई। यानी सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को सही ठहराया, कानून सम्मत, संविधान सम्मत ठहराया। ये सुप्रीम कोर्ट ने गलती की है। तो विक्टिम कार्ड के जितने पत्ते थे, जितने हथियार थे, जितने औजार थे, वो सब एक एक करके छीन लिए गए हैं। सबसे बड़ा काम तो जनता ने किया, मतदाता ने किया, फिर कानून ने किया और राजनीतिक दल यानी भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं ने तो किया ही। और मैं जो धैर्य की बात कर रहा था, आप सोचिए कि मैं अपनी कमज़ोरी को स्वीकार करता हूं कि 21 से 26 के बीच में कम से कम 3 बार मुझे लगा था कि केंद्र सरकार को राज्य में, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धैर्य डिगा नहीं। उनको विश्वास था कि वो मतदान के जरिए ही इस सरकार को हटा सकते हैं। ये आत्मविश्वास उसी व्यक्ति में आ सकता है जो जमीन से जुड़ा हुआ हो, जिसे इस बात का भरोसा हो कि जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो सही रास्ता है, वो धर्म का रास्ता है। अधर्म को खत्म करने के लिए जरूरी है कि धर्म के रास्ते पर ही चलें। और आप देखिए, 4 मई को पश्चिम बंगाल के लोगों ने बताया कि हमने आपके धैर्य की परीक्षा ली, अब और परीक्षा नहीं लेना चाहते। अब हम नतीजा सुना रहे हैं, अब हम परिणाम घोषित कर रहे हैं, अब हम अपने मन की बात खुलकर बोल रहे हैं। और हमने अपने मन की बात, जो जनतंत्र में जो तरीका है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का बटन दबाकर, उसके जरिए बताया है। हमको ममता बनर्जी पहले भी पसंद नहीं थी, लेकिन हम चुप थे। अब चुप नहीं रहेंगे। खामोशी जब शोर मचाती है तो उससे बहुत से लोगों के कान के पर्दे फट जाते हैं। यही पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजे से हो रहा है। बौखलाए हुए हैं, बौराए हुए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इसका जवाब कैसे दें, इसको गलत ठहराएं तो कैसे ठहराएं। इसलिए आप देखिए कि आने वाले चुनाव में, और आने वाले चुनाव की जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं अगले 1.5-2 दशक की कम से कम बात कर रहा हूं। पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजे का असर आपको दिखाई देगा हर चुनाव में। अभी 27 में 7 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं। आपको हर राज्य में पश्चिम बंगाल की
एक छवि दिखाई देगी, उसकी छाया दिखाई देगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल के मतदाताओं ने सोए हुए हिंदू को जगा दिया है। उसको ये समझा दिया है, जो नारा योगी आदित्यनाथ ने लगाया था कि बटोगे तो कटोगे, और प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक रहोगे तो नेक रहोगे, इन दोनों नारों को जमीन पर उतारकर पश्चिम बंगाल के लोगों ने दिखा दिया है कि एकता में कितनी ताकत है। 30% मुस्लिम आबादी होने के बाद भी पश्चिम बंगाल में और 40% असम में होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की जीत देखिए, केवल सामान्य जीत नहीं है। अगर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को 145, 48, 49 सीटें मिली होती, किसी तरह से बहुमत मिला होता, तो ये नैरेटिव न बन पाता। फिर वो सिस्टम हमारा है वालों का नैरेटिव चलता रहता। अब उनका नैरेटिव ध्वस्त हो गया है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अगला नैरेटिव किस बात को लेकर बनाएं। जो लोग उनकी नज़र में मोदी को चैलेंज कर सकते थे, एक राहुल गांधी है जो लगातार फेल हो रहे हैं, और उनके पास होने की कोई उम्मीद उन लोगों को भी नहीं है जो उनके समर्थक हैं। दूसरी ममता बनर्जी थी, जिनको लग रहा था कि मोदी को तो अगर कोई चैलेंज कर सकता है तो ममता बनर्जी कर सकती हैं, तो ममता बनर्जी अब अपने घाव सहला रही हैं। तीसरा नेता उनको लगता था एमके स्टालिन। एमके स्टालिन दक्षिण से उठेंगे और पूरे भारत पर छा जाएंगे, वो नेतृत्व करेंगे भाजपा विरोधी गठबंधन का। वो सपना भी खत्म हो गया। अब ले देकर उम्मीद बची है पिटे पिटाए अखिलेश यादव से। तो उनको मालूम नहीं है कि जो ममता बनर्जी का हुआ, जो एमके स्टालिन का हुआ, उससे बहुत ज़्यादा बुरा हाल अखिलेश यादव का होने वाला है। इसके बाद उनसे कोई उम्मीद नहीं करेगा। 2027 मार्च के बाद उम्मीद की बल्कि बात भी नहीं करेगा। तो देखते रहिए आगे आगे होता है क्या। इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।